इंडियन पॉलिटिक्स एंड 56 आर्टिकल आज तक नहीं चल रहा है, करंट में भी आज तक मैं ऐड कर लिया है। ठीक, टुडे। अभी इसका मतलब इतना समझ, 5 साल बाद भी तो टुडे ही रहेगा। ठीक है, इस पूरे फेज को कई फेज में डिवाइड किया, 3 फेज में हम डिवाइड कर। पहला है 1950 96, क्लियर। सेकंड है 19 1989, क्लियर। और उसके बाद है 89 2004। ये 3 फेज है, क्लियर। अब यहां पर जो पोजीशन है, यहां पर यूज ऑफ आर्टिकल 356 फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संकट, संकट यानी मीन्स इस संवैधानिक संकट के समाधान के लिए 356 का यूज, क्लियर। इसलिए यहां पर नो मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, क्लियर। रीजन क्या था? रीजन यहां पर था कि सेंटर एंड स्टेट, ठीक, सेंटर एंड स्टेट में कांग्रेस की सरकार, दोनों जगह, यानी मीन्स कि सेंटर गवर्नमेंट में भी कांग्रेस है और स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस है। इसलिए यहां पर इन दोनों सरकारों के बीच पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं खड़ा हो रहा है, ठीक है। और जब पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं खड़ा हो रहा है, यहां पर जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट की पोजीशन वह खड़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 36 का यूज सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर हो रहा है। इसका दूसरा डायमेंशन यह भी कहा जाता है कि वैल्यूज ऑफ नेशनल मूवमेंट, वैल्यूज ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो अगर वैल्यूज ऑफ नेशनल मूवमेंट देख रहे हैं या नेशनल मूवमेंट की पोजीशन को देखा जा रहा है, तो जब तक पब्लिक में नेशनल मूवमेंट के वैल्यूज हैं या राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य प्रभावी हैं, तब तक जनता केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट के लिए आपका सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट देती, क्लियर। अब ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर यह सिनेरियो अगर हम देखें, तो क्या सेंटर और यूपी में डिस्प्यूट होगा, सेंटर और राजस्थान में डिस्प्यूट होगा, सेंटर और मध्य प्रदेश में डिस्प्यूट होगा, सेंटर और क्या कहा जाता है, अब बिहार में डिस्प्यूट होगा, जितना पहले डिस्प्यूट था अब नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में डिस्प्यूट होगा। यानी मीन्स कि सेंटर एंड स्टेट दोनों स्थानों पर किसकी सरकार, एक पार्टी की अगर सरकार है तो डिस्प्यूट नहीं होगा, और डिस्प्यूट नहीं होगा तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर आर्टिकल 356 का यूज नहीं किया जा सकता। बस क्या है, आर्टिकल 356 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, यानी संवैधानिक संकट के समाधान के लिए आर्टिकल 356 का यूज किया जा रहा है, क्लियर। लेकिन यह फेज इतना डिस्प्यूटेड है, ये फेज
कि इस फेज में होता क्या है कि आर्टिकल 356 वेपन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेपन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मीन्स केंद्र सरकार का अस्त्र बन गई अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की स्थिति को पूरा करने के लिए। क्यों कि 1969 से 1969 के फेज से यहां से स्टेट में अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अस्तित्व में आ रही है। क्लियर? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ रही तो सेंटर और ये सेंटर है और ये स्टेट है, इन दोनों के इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट करेंगे। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ए पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट गवर्नमेंट में अगर बी पॉलिटिकल पार्टी है तो ए और बी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग अलग होंगे। और इस पॉलिटिकल इंटरेस्ट जब अलग अलग होंगे तो इनके बीच कन्फ्लिक्ट होगा। क्लियर? तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो सेंटर में रहने वाली पार्टी के इंपैक्ट या पोजीशन डिक्रीज करेगी, है कि नहीं? उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। और जब उनकी पोजीशन डिक्रीज होगी, पोजीशन अगर डिक्रीज कर रही है तो अपनी पोजीशन को इंक्रीज करने के लिए, अपनी पोजीशन को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 356 का यूज करके अपने पॉलिटिकल इंपैक्ट को इंक्रीज कर रही है। मीन्स अब रीजन क्या है? 356 का डिक्लेरेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। डिक्लेरेशन बाय प्रेसिडेंट। क्लियर? तो अगर डिक्लेरेशन बाय प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन से 356 का यूज कर तो प्रेसिडेंट इसकी एडवाइस पर डिक्लेरेशन करेगा। यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, और यूनियन गवर्नमेंट एडमिस की काउंसिल। एक कहानी सुनाए इसको लेकर, बेसिकली वही चीज है जो अभी तुमसे हम बोले हैं। मान लो हमारे राष्ट्रपति मर रहे हैं, बीमार हैं, जो भी समझो, उनको लेने के लिए यमराज आते हैं ना, जीवन के अंतिम समय में उनके या उनके दूत आते हैं। चलिए अब हो गया। तो राष्ट्रपति का जीवन अंतिम समय में है, कभी भी जा सकते हैं। तो यमराज बुलाने आता है उनको, चलिए टाइम हो गया। तो ये राष्ट्रपति यमराज से कहते हैं, रुक जाओ भाई, पहले मैं काउंसिल से पूछ लूं कि मुझे मरना है कि नहीं। समझ रहे हो ना? समझना ही सर। इसका मतलब कि राष्ट्रपति जो कुछ भी करेगा काउंसिल की एडवाइस पर करेगा, और काउंसिल की एडवाइस पर कोई वर्क अगर नहीं करता है तो इंपीचमेंट लग जाएगा। ठीक, जैसे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इस बेस पर तो अब अगर यहां पर प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के बिहाफ पर, आर्टिकल 356 के बिहाफ पर फाइनेंशियल क्या कहा जाता है,
किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल का डिक्लेरेशन करता है, ठीक, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर करेगा? यूनियन काउंसिल की एडवाइस पर। यहां तक समझ में आ रहा है? काउंसिल तो ये सरकार है, ये कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की ही होगी। इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा रही है तो उसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा, होगा ना? तो अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा तो उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर, उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन स्टेट, and that is the use of Article 356 in opposition party and suspend the government, and suspend the government, गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। क्लियर? अब जब गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया और प्रेसिडेंट नहीं, अब यहां पर आओ, गवर्नर, गवर्नर भी है। अब यह जो गवर्नर है इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को गवर्नर के रूप में अपॉइंट करेगा जो व्यक्ति जिसे काउंसिल कहेगी। इसका मतलब कि काउंसिल भी, गवर्नर भी किसके डायरेक्शन में काम करेगा? काउंसिल, यूनियन काउंसिल के। और जब 356 आर्टिकल 356 का यूज हो गया और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इनडायरेक्टली अथॉरिटी किसके हाथ में आ गई? गवर्नर के हाथ। जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, यही तो हुआ, ठीक। अब ऐसी स्थिति में जिस रीजन से, जिस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर या इंपैक्ट डाउनफॉल में जा रहे थे, वह डाउनफॉल के जगह पर पोजीशन क्या होने लगी? इंपैक्ट बढ़ने लगा, प्रभाव बढ़ने लगा। इसलिए सबसे बड़ी विडंबना, इसीलिए कहा गया कि आर्टिकल 356 इज ए वेपन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट फुलफिल द पॉलिटिकल इंटरेस्ट बाय आर्टिकल 356। क्लियर? अब यहां से यहां तक, इस फेज में लगभग 20 वर्षों तक आर्टिकल 356 का मिसयूज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कर रही है। क्लियर? अब ऐसी स्थिति में आर्टिकल 356 इज ए मेजर पार्ट बिटवीन सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, या मेजर रोल ऑफ द सेंटर, यानी मींस केंद्र और राज्य के बीच विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है वह आर्टिकल 350। इसलिए यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट हो रहा है, उस डिस्प्यूट का इंपैक्ट यही डाल रहा है। अब इस मिसयूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन देती है। गाइडलाइन ये है कि पहला पॉइंट, ठीक, पहला पॉइंट, एक पॉइंट है लास्ट, ठीक, यूज ऑफ आर्टिकल 356 इज ए लास्ट ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन को समझिए कैसे था। यहां पर 2001 या 2 मान लो, 2 है, थोड़ा सा हम ये ईयर को डाउट में है। ये है गोधरा क्राइसिस, ठीक, इतना जान लो, गोधरा क्राइसिस। और गुजरात के सीएम है, गुजरात के सीएम है मोदी, जो इस समय प्राइम मिनिस्टर है। अब गोधरा क्राइसिस में मोदी का रोल निगेटिव है या पॉजिटिव, उससे हमसे कोई मतलब, बस इतना समझ लीजिए। क्योंकि अगर इस मुद्दे पर अगर हम डिबेट करें
बहुत लंबा डिबेट होगा और वो डिबेट किसी काम का नहीं है, यूजलेस डिबेट है। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 2002 में गोधरा क्राइसिस होती है, गुजरात के सीएम है मुख्यमंत्री मोदी। अब टेन्यूर जो है, टेन्यूर इनका 2003 में पूरा हो रहा है। 2003 2003 टाइम फाउंडेशन समझते रहिएगा, समझते, कोई टाइम का नहीं, बस मतलब समझ लीजिए। इस लास्ट ऑप्शन की हम पोजीशन बता रहे हैं क्या क्या है इस। अब 2003 24 अप्रैल है और लास्ट डे ऑफ सेशन, लास्ट डे ऑफ सेशन बाय स्टेट असेंबली, ठीक, एंड 25 अप्रैल 2023, हाँ 23, ये भी 2 क्लियर। 3 को गुजरात असेंबली हैज बीन डिजॉल्व, डिजॉल्व हो गई। यानी डिजॉल्व कैसे होता है कि सीएम के रिकमेंडेशन से गवर्नर क्या करता है, असेंबली को डिजॉल्व कर। अब मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, वह चाहते थे कि जितना जल्दी से जल्दी इलेक्शन होगा उतना ही हम इस गोधरा क्राइसिस का पॉलिटिकल बेनिफिट उठा लेंगे। क्लियर हो गया। अब अगर 24 अप्रैल 2003 तो लास्ट डे है, लास्ट डे ऑफ सेशन, लास्ट डे ऑफ सेशन है, तो अगला जो स्टेट असेंबली का सेशन होगा वह होगा 23 अक्टूबर 2003। क्लियर, यानी 2 सेशन के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, 6 मंथ। क्लियर, 6 मंथ का होना चाहिए। अब अक्टूबर में 23 अक्टूबर के पहले सरकार का गठन होगा, तभी तो 23 अक्टूबर 2003 को गुजरात असेंबली का सेशन आएगा। क्लियर। जब बात इलेक्शन कमीशन की चलती है, जब इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि गोधरा क्राइसिस के कारण, गोधरा क्राइसिस के कारण गुजरात में फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन गुजरात। क्लियर। अब पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई, यहीं पर पॉलिटिकल क्राइसिस है कि हम तो अब यहां पर है कि 23 अक्टूबर 2003 के पहले इलेक्शन हो जाए तभी तो सरकार का गठन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि गुजरात की पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम गुजरात का इलेक्शन करा सकें। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूछा इलेक्शन कमीशन से कि कब तक आप इलेक्शन कराएंगे, कहा कि नवंबर और दिसंबर के पहले इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 महीने के प्रेसिडेंट रूल। ठीक, ये जो 3 महीने का क्राइसिस था, इस क्राइसिस बिना आर्टिकल 356 का यूज किए नहीं कर सकते, और ये यही है आपका रास्ता। यानी जब कहीं पर भी, जब सभी विकल्प
समाप्त हो जाए, कहीं पर जब सभी ऑप्शनल समाप्त हो जाए और पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाती है, तो वैसी स्थिति में आर्टिकल 356 का क्या किया जाए? क्लियर हो गया? लास्ट ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया कि लास्ट ऑप्शन है क्या था? यानी मीन्स कहने का मतलब कि कोई और रास्ता ना दिखे, तब आर्टिकल 356 का यूज करके हम पॉलिटिकल क्राइसिस को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर ले। क्लियर? सेकंड पॉइंट है इसका कि जब आर्टिकल 356 सेकंड पॉइंट 350 तो असेंबली को डिजॉल्व ना किया जाए, तो डिजॉल्व ऑफ स्टेट असेंबली, बट सस्पेंशन ऑफ स्टेट असेंबली, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड यानी निलंबित कर दिया जाए। क्योंकि और तीसरा पॉइंट है कि जुडिशरी आर्टिकल 356 को लेकर प्रेसिडेंट जो ऑर्डर देंगे उसका जुडिशियल रिव्यू कर देगी। यानी मीन्स कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है, जो प्रेसिडेंट की स्थिति दी गई है, वह स्थिति अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि क्या है? लिमिटेड है। यानी प्रेसिडेंट के ऑर्डर का भी जुडिशियल रिव्यू होगा। क्लियर? उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है या जो इंपॉर्टेंट स्थिति है, वह इंपॉर्टेंट स्थिति ये है या इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि अपोजिशन की जितनी भी सरकारें हैं उनको एक साथ सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब समझे? मान लीजिए कि कई राज्यों में अपोजिशन की सरकारें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को लेकर अपोजिशन की सरकारों को सस्पेंड कर रही है, तो एक साथ सस्पेंड नहीं कर सकती। ठीक? और लास्ट पॉइंट है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यानी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को मेजोरिटी है या नहीं है, ये प्रूफ प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं करेंगे, बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस करेगा। समझ रहे? यानी मीन्स कि किसी सरकार को सदन में बहुमत है या नहीं। पहले क्या होता था? परेड होती थी राज्यपाल के सामने, लिस्ट सिस्टम आता था, तो लिस्ट सिस्टम में होता यह था कि एक ही विधायक कई लिस्टों में नाम होते थे। तो इन सभी स्थितियों से मुक्ति पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉडी डायरेक्शन दिया, गाइडलाइन दी, और गाइडलाइन में यह कहा कि किसी भी पार्टी को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को मेजोरिटी है या नहीं है, मेजोरिटी है या नहीं, उसका वेरिफिकेशन फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस यानी मीन्स विधानसभा का पटल करेगा। क्लियर? अब सवाल थोड़ा सा आगे आइए। 2014 में बीजेपी प्योर मेजोरिटी के साथ आ गई। गुजरात और उत्तराखंड रंजन गोगोई और हरीश सिंह रावत दोनों कांग्रेस की सरकार थी। क्लियर? और दोनों सरकारें जब कांग्रेस की थी तो सिचुएशन क्या हो रहा है? सिचुएशन ये हो रहा है कि कांग्रेस की सरकारें होने के कारण, कांग्रेस की स्थिति होने के कारण जो पोजीशन बनती है, जो सिचुएशन बनती है, क्योंकि उसके पहले सेंटर में जो बीजेपी आई है वह एक स्लोगन उछालती है, कांग्रेस मुक्त भारत, कहती है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। अब करती क्या है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों को तोड़ लेती है। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों को क्या कर ली? तोड़ ली। और सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों को तोड़ने के बाद
सरकार अब मेजोरिटी के जगह पर माइनॉरिटी में आ गई। अब ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल सत्ता पक्ष का है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो उसके रिकमेंडेशन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, गुजरात, असम और उत्तराखंड में। समझ रहे हो? दोनों पार्टी कांग्रेस की थी, दोनों सरकारें कांग्रेस थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन होता है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि विधानसभा किसी भी, क्योंकि मेजोरिटी के बेस पर 356 का यूज किया गया है, मेजोरिटी के बेस ही पर किया गया है ना, तो सरकार को मेजोरिटी है या नहीं ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस करेगा, और फ्लोर ऑफ द हाउस में दोनों सरकारें अपने मेजोरिटी को फिर आगे। तो अगर यहीं पर असेंबली डिजॉल्व हो गई होती, असेंबली डिजॉल्व हो गई होती, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर का अगर जुडिशियल रिव्यू होता भी है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब स्थितियां हैं, और इस गाइडलाइन के कारण जब यह गाइडलाइन आई सुप्रीम कोर्ट की, जब यह गाइडलाइन आ गई 356 को लेकर, तो मिसयूज कम होने लगा। नहीं, अब तक अगर ये गाइडलाइन नहीं होती तो ममता बनर्जी की सरकार कभी बर्खास्त हो गई होती, केजरीवाल चले गए होते, आपके नीतीश बाबू कभी के राम नाम सत्य हो गए होते, तमिलनाडु, कर्नाटक सब सरकारें क्या हो जाती, गायब हो जाती, और 356 के माध्यम से इनडायरेक्टली सत्ता अपने हाथ में ले। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए यहां पर जो फेज है, इस फेज में जो गाइडलाइन आती है वह यहां से इसके मिसयूज पर रिस्ट्रिक्शन लग गया। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 356 सेंटर के लिए एक वेपन्स है, फुलफिल द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। क्लियर? तो इन सभी स्थितियों को लेकर ये पोजीशन क्लियर हो जाती। अब क्लियर हो गया? ठीक, ये पोजीशन थी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल। ठीक, अब सुनो, पहली बात, ऑल ओवर इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, दो चीजें हैं, दो सेंटेंस यूज किया है, संपूर्ण भारत या उसके किसी पार्ट्स में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी, डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर? संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग में यदि वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रेसिडेंट इस फाइनेंशियल क्राइसिस के सॉर्ट आउट को लेकर फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कर सकते। क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब इस सिचुएशन में, इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट की पोजीशन वही होगी जो अदर इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट। क्लियर? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पावर है वह सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट में इनबिल्ड हो जाएंगे।
ठीक। तीसरा पॉइंट, स्टेट असेंबली कोई भी बिल अगर पारित करती है तो वह बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक। और जितने भी ऑफिसर हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज भी हैं, उनके सैलरी बंद नहीं होगी, कट कर दी जाएगी। ठीक। और लास्ट पॉइंट है कि अभी तक भारत में ऐसी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई थी जिसका सलूशन करने के लिए प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन करना पड़ा। नहीं, 1999 में नहीं, 1998 में आ रही थी। हाँ, उन लोगों ने पहले पूरा हम सिनेरियो बना देते। 1990 क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी समझ रहे हो, ब्लड प्रेशर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ रहे हो, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन का मतलब फॉरेन करेंसी। ठीक। विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $207 बिलियन थे, यानी मीन्स 1 वीक। क्लियर। ये पोजीशन थी। दूसरी पोजीशन थी 1991 इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक, कर लिया। उसके बाद 1998 में सेकंड पोखरण टेस्ट हो गया। ठीक, 11 एंड 13 में। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। 12 में को विश्व के जितने भी स्टेट हैं, यूएस, न्यूजीलैंड, जापान, आपके ब्रिटेन, फ्रांस, सब भारत के ऊपर इकोनॉमिकल बैन लगा, आर्थिक इकोनॉमिकल बैन, यानी मींस आर्थिक प्रतिबंध। अब बताइए, इस स्थिति में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन नहीं किया। इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं ना कि स्थिति भारत की इकोनॉमी कितनी साउंड, अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत बड़ी सोच। वहीं पर 28 मई को पाकिस्तान भी अपना परीक्षण किया, भारत 5 किया तो वो 6 कर दिया, और अगले ही दिन उसे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी। इसलिए इस पोजीशन में अगर भारत की इंडियन इकोनॉमी अगर ग्रोथ कर गई तो फिर लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई, अब भारतीय इकोनॉमी साउंड हो। ठीक, इस तरह से इमरजेंसी आपका क्लियर हो गया।